हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न लोकतंत्र का ध्वंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में कब शक्ति ग्रहण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 1935। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में 1935 तक पूरी तरह शासन अपने नियंत्रण में कर लिया था। जनवरी 1933 में जब हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। पूरे जर्मन समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 1933 को वीमर गणराज्य ने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया था। यह किसके कारण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द फायर डिक्री। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी और सोवियत संघ। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना जर्मनी और सोवियत संघ देशों में हुई। यह लड़ाई आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी एवं लंबी और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। 1942 से फरवरी 1943 तक यह लड़ाई चली। फरवरी 1943 तक रूसी सैनिकों ने स्टेलिनग्राद पर फिर से कब्जा कर लिया और लगभग 1 लाख जर्मन सैनिकों को पकड़ा। पकड़े गए ज़्यादातर सैनिक रूसी जेलों शिविरों में या तो बीमारी या भूखमरी के कारण मर गए। स्टेलिनग्राद में हार युद्ध की पहली विफलता थी जिसे हिटलर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के खिलाफ किस लड़ाई में हिटलर की पराजय हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेलिनग्राद का युद्ध। अगला प्रश्न है, हिटलर का 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का फैसला उतना अवसरवादी नहीं था क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह इस बात से अस्वस्थ था कि बोल्शेविक स्पेन जर्मनी के लिए पश्चिम दिशा में एक रणनीतिक खतरा हो सकता है।
विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। हिटलर का 1936 ईस्वी में स्पेन के युद्ध में हस्तक्षेप करने का फैसला उतना असरवादी नहीं था, क्योंकि हिटलर इस बात से आश्वस्त था कि बोल्शेविक स्पेन जर्मनी के लिए पश्चिम दिशा में एक रणनीतिक खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी द्वारा किया गया था? पहला है, इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, और दूसरा है, इसने 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक। हिटलर ने 1933 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया और 1936 ईस्वी में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया और पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह वर्साय की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935। वर्साय की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 1933 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह निरस्त्रीकरण और राष्ट्रसंघ दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी अब वर्साय की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पूरे पश्चिम यूरोप को लगभग जीतने के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना बनाई। ब्रिटेन की लड़ाई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इस योजना को सी लायन का कोड नाम दिया गया था। ब्रिटेन पर आक्रमण केवल तभी संभव था यदि जर्मनी अंग्रेजी चैनल पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हवाई लड़ाई ब्रिटेन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन पर आक्रमण की जो योजना जर्मनी ने बनाई थी उसे सी लायन का नाम दिया गया तथा यह ब्रिटेन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन पर आक्रमण के लिए अंग्रेजी चैनल पर नियंत्रण आवश्यक था। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर 1939। अगला प्रश्न है, जनता की कार वॉक्सवैगन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से एक का अधिकार थी जो जर्मनी की आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में लागू किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्मर साख्त। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हर्मर साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। अगला प्रश्न है, रोम बर्लिन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1936 में। इटली के विदेश मंत्री के प्रयास से अक्टूबर 1936 ईस्वी में इटली जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ जिसे रोम बर्लिन समझौता कहते हैं। समझौते के अनुसार जर्मनी ने अबिसिनिया पर इटली के अधिकार को मान्यता दे दी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिला। अगला प्रश्न है, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक दृष्टिकोण था?
पहला है यहूदी विरोधी, दूसरा है नार्डिक आर्य श्रेष्ठता और तीसरा है जातीय सोपान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि हमारे विरोधी छोटे कीड़े हैं, मैंने उन्हें म्यूनिख में देखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिटलर ने। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित है। हिटलर ने कहा कि हमारे विरोधी छोटे कीड़े हैं, मैंने उन्हें म्यूनिख में देखा। हिटलर ने कहा आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। अगला प्रश्न है, सोवियत जर्मन गैर आक्रमण समझौते पर डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त 1939 को। सोवियत और जर्मनी ने 23 अगस्त 1939 को गैर आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे नाजी सोवियत गैर आक्रमण संधि भी कहा जाता है। सत्ता में पहुंचने के बाद नाजियों ने जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में नाजीवाद सबसे क्रूर चरण था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को एक विशाल दास शिविर में बदलने की कोशिश की। ये कथन गलत है। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, आर्य जाति की नस्ली शुद्धता और सर्वोच्चता, यहूदी एवं विदेशी विरोधी भावना इस विचारधारा के मूल अंग हैं। इसने अधिकांश शेष मानवता को उपमानव माना या गुलाम योग्य माना है। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। उन्हें यातना गृह में रखा जाता था, गैस चैम्बरों में सामूहिक मृत्यु दंड दिया जाता था। नाजीवाद द्वारा किए गए आक्रमणों के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किस काल अवधि में यहूदियों को अलग बस्तियों में ठहराया जाने लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1940 से 1944 में। 1940 से 1944 की अवधि में यहूदियों को अलग बस्तियों में ठहराया जाने लगा। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र में लोद्स एवं वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्वक और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। अगला प्रश्न है, नाजियों का कार्यक्रम जिसमें यहूदियों की संपत्ति में तोड़ फोड़ और लूटपाट की गई, यहूदियों के घर पर हमला किया गया और जला दिया गया एवं गिरफ्तार किए गए लोगों को कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर 1938 में टूटे शीशे की रात। नाजियों के कार्यक्रम के तहत नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदी की संपत्तियों के तहस नहस किया गया। उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस कानून के द्वारा नाजी ने यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
न्यूरेमबर्ग कानून। सितंबर 1935 में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार के तहत जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, और यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया। यहूदियों और जर्मनी के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी तथा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाज़ी सोच का चरित्र हो सकता है? ए है एक सक्षम शासक के प्रभुत्व के अंदर एक पार्टी का शासन। बी है किसी भी प्रतिपक्ष या आलोचक का सुनियोजित तरीके से खात्मा। सी है अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण में राज्य की न्यूनतम भूमिका। और डी है राज्य सर्वोपरि है तथा राज्य की शक्तियों को मजबूती देने के लिए सभी नागरिकों को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए, बी और डी सही है। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। नाजी की सोच एक सक्षम शासन के प्रभुत्व के अंदर एक पार्टी का शासन करना था। 1933 आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया तथा आलोचकों का सुनियोजित तरीके से खात्मा किया गया। नाजी की सोच थी कि राज्य सर्वोपरि है तथा राज्य की शक्तियों को मजबूती देने के लिए सभी नागरिकों को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1922 में। अगला प्रश्न है, नाजी जर्मनी में जंग वाक क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 वर्ष से कम उम्र के नाजी युवा समूह। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग फोग या जंग वाग में दाखिला करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा का सबक सीखते थे। अगला प्रश्न है, डाई चेस युंग फोक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाजी युवा समूह। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार करें। पहला है, नाजी जर्मनी में बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। दूसरा है, 12 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिला करा दिया जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। बच्चों का युंग फोक में दाखिला 10 साल की उम्र में कराया जाता था। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप 20वीं सदी के पूर्वार्ध में एक गैर यहूदी जर्मन महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके जीवन में एक वास्तविकता हो सकता है? पहला है, आपको फौलादी दिल और आक्रामक होना सिखाया जाता था। दूसरा है, 14 साल की उम्र में आप नाजी युवा संगठन में शामिल हो गए। तीसरा है, आपको 6 नस्ली वांछित बच्चों के उत्पादन के लिए एक रजत क्रॉस से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा सही है। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसा ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। अगला प्रश्न है, दोनों कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें।
पहला है, नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। कथन बी है, नाज़ी शासन ने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे भ्रामक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो गुप्त रूप से लोगों के सपनों को अपनी डायरी में लिखा था तथा बाद में इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। साल्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। साल्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वन्य समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।